हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि जिस सेशन की हमने शुरुआत की है वो है आपके सामने राजस्थान जीके, जिसके अंदर जियोग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति की विशेष बातें, वो भी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि बदलता हुआ पैटर्न जो है, यानी कि पूछने के जो तरीके चेंज हुए हैं, उन्हीं तरीकों को हम सोल्व करते हैं और आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने का कार्य करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं इसी के साथ आज का ये सेशन। ये आप सबको विदित ही है कि कौटिल्य क्लासेस ऐप पर जो है, विधिवत रूप से आप सब विद्यार्थियों के लिए लैब असिस्टेंट जिसमें साइंस, लैब असिस्टेंट जिसमें जियोग्राफी, सीईटी जिसके अंदर ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपके सामने आपके एलडीसी का कोर्स, आपके बीएसटीसी से संबंधित कोर्स, बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक शुभम सर द्वारा, और उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी जो है, ये भी बैच जो है अवेलेबल है आपके लिए। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपसे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर आक्रमण के कारणों में से कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पर जो बात है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से अभियान की बात यहाँ पर हो रही है, वो है आपके सामने रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान है? रणथंबोर अभियान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये जो रणथंबोर अभियान है ये कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर, रणथंबोर अभियान की यदि हम बात करते हैं तो ये है आपके 1301 ईस्वी के अंदर। इस समय रणथंबोर के जो शासक हैं वो कौन हुआ करते थे? तो आप कहेंगे सर, वो थे राणा हमीर। कौन थे? राणा, सॉरी, यहाँ पर जो है वो थे आपके हमीर देव चौहान। राणा नहीं, राणा तो उधर है, कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। वो थे आपके राणा हमीर देव सिसोदिया। ठीक है, वो मेवाड़ में। ये है हमीर देव चौहान, जो कि आपके चौहान वंश के शासक हैं। कहाँ के? रणथंबोर रियासत के, रणथंबोर क्षेत्र के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर अभियान किया था उस समय रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। आपसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान किया, इसकी वजह क्या थी, कारण क्या था? फर्स्ट नंबर, हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। हमीर ने मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दे रखा था। और आप सब जानते हैं हमीर देव चौहान जो है, इन्हें हटी हमीर भी कहा जाता है। वो एक दोहा भी है कि सीहे गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हर मीरठ चढ़े ना दूजी बार। आप सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पर गई थी और जब वापस आ रही थी, तब उसके अंदर जो मंगोल विद्रोही थे, ये जो मंगोल विद्रोही है, ये जो मंगोल है, इनको जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था दिल्ली के अंदर नव मुसलमान के नाम से। उन मंगोल विद्रोहों के अंदर आप नाम सुनते हैं, एक तो मोहम्मद शाह का और एक नाम सुनते हैं आप कहब्रू। इन दोनों को क्या दे रखी थी? हमीर ने इन दोनों को शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी था, लेकिन हमीर ने इनको शरण देने का वादा यानी कि वचन कर दिया था। आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा अभियान किया था? रणथंबोर अभियान। यानी कि यहाँ पर जो दोनों कारण हैं वो दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। अगला, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया? ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, और हम सब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में गोडावण की
सबसे बड़ी जो शरण स्थली है, सबसे बड़ी शरण स्थली वो जहां पर है वो है आपके, याद रखिएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। हालांकि नाम में पढ़ने में ये नेशनल पार्क है, लेकिन ये है क्या, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये। क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है या जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, याद रखिएगा, ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्या है ये है आपके राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य। और ये जो सबसे बड़ा अभयारण्य है, इसका जो एरिया है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। और वैसे भी आपको पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर डेजर्ट नेशनल जो पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गोडावण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडावण के लिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। चौहान वंश की बात है, और चौहानों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांभर या फिर शाकंभरी के चौहान, और संस्थापक के रूप में आपके सामने नाम आता है वासुदेव चौहान। सांभर या शाकंभरी के चौहान ही आगे चलकर अजमेर के चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में एक शासक है जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है बिशलदेव, याद रखिएगा। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इनका काल जो है वो कला, कटार और कलम का काल है। इनको याद रखिएगा कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, वो है आपके कट्टी बांधव, या इन्हें कहते हैं कवि बांधव। ये बहुत अच्छे शासक तो रह ही रहे हैं, साथ में बहुत अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया था जिसका नाम है हरि केली। याद रखिएगा कौन सा नाटक था, हरि केली नाटक लिखा गया था। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर, विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट। आभूषण है ओखरी, कहां पहना जाता है। एक आभूषण है जिसका नाम दे रखा है ओखरी नामक आभूषण, और आपसे पूछा जा रहा है ये कहां पहना जाता है। ओखरी कान में है, नाक में है, हाथ में है या फिर गले में है। ओखरी नामक जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है, ये बताइए। ओखरी, यहां पर तो नाम आ रखा है आपके सामने ओखरी। बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर जो ओखरी नामक आभूषण है ये आपके कहां पर पहना जाता है, याद रखिएगा कान में। ये ओखरी, और एक बनी ठनी का भी आ जाता है ना, बेसरी, वो आपके कहां का आभूषण है, नाक का। बिल्कुल। एक तो है, देखो, शब्द है कोकरू, एक शब्द है गोखरू, एक शब्द है आपके कोकरू, और एक शब्द क्या है, गोखरू।
कोकरू जो है वो याद रखिएगा, ये भी आपके सामने कानों का ही आभूषण है, लेकिन कमेंट करके बताइए गोखरू कहाँ का आभूषण है? गोखरू, गोखरू कहाँ का आभूषण है बताइएगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर जो है वो क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? यहां पर बात हो रही है जिस बिंदु की, वो है साक्षरता। साक्षरता 2011 की डेफिनेशन क्या कहती है, किसे आप साक्षर कहेंगे? तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार साक्षरता से आप समझते हैं 7 वर्ष की आयु या 7 से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे आप क्या कहेंगे? साक्षरता। साक्षरता की डेफिनेशन जनगणना के अनुसार डिसाइड करते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता। तो राजस्थान की जो साक्षरता है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर वो तो है 66.1%। अब यहां पर है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक साक्षरता जो है वो तो है कोटा की, 76.6%। और न्यूनतम किस जिले की है? चलो ये आप कमेंट करके बता दो। जालोर जिले की कितनी है? तो यहां पर अधिकतम और न्यूनतम ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे के प्रकार कौन से हैं? यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे साफे हैं जो कि हमारे राजस्थान के अंदर प्रचलित रहे हैं? साफा या फिर आप इसे कह सकते हैं पगड़ी। यानी हमारे राजस्थान में हम पढ़ते हैं कि आन बान, मान और सम्मान का सूचक प्रतीक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साफा या फिर पगड़ी को कहते हैं, याद रखिएगा। हमारे राजस्थान में पगड़ियों का जो संग्रहालय है, पगड़ियों का संग्रहालय, जहां पर आपको 3 स्टेट की पगड़ियां दिखाई देती है। एक तो आपके राजपूताने की, एक आपके मालवा की और एक है गुजरात की। वहां पर आपको दिखाई देगी, वो है आपके बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली जो है वो बनी हुई है कहां पर? उदयपुर में, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी इधर ही है, सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो भी इधर बनी हुई है, यहीं रखी हुई है सबसे बड़ी पगड़ी। अब यहां पर पूछा जा रहा है राजस्थान में प्रचलित कौन कौन सी पगड़ियां थी? अमरशाही, विजयशाही, खंजरशाही और शाहजहां। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये जो सारे एक सारे भाग हैं ये हमारे राजपूताने के अंदर प्रचलित क्या हुआ करती थी? पगड़ियां हुआ करती थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने? याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। जो पगड़ियां हैं जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि ईरानी शैली की अटपटी पगड़ी, ईरानी शैली की अटपटी जो पगड़ी है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेवाड़। अच्छा, पगड़ी को भी सजाने के बहुत सारे आभूषण होते हैं। आप पढ़ते हैं कि पगड़ी को सजाने के आभूषण में आप अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे
शिरपेच है, तूरा है, कलंगी है, मोड़ है, ये कुछ। ठीक है। अगला अगला है पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? पुत्र जन्म के 10वें दिन कौन सा रिवाज आता है? दशोटन आता है, जामना आता है, झड़ूला आता है कि ढूंढ है? पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? कई बार ये भी आता है कि पुत्र जन्म के अवसर पर कौन से गीत गाते हैं? तो वो गाते हैं झच्चा। याद रखिएगा, झच्चा नामक गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। और यहाँ पर तो पूछ रहा है 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वो होता है दशोटन। क्या मनाते हैं? दशोटन। अगला अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? देखिए, ये तो है हमारा राजस्थान। हम जब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तब हमें यहाँ से पता लगता है कि यहाँ से हमारे राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से एक पर्वतमाला है जो आगे बढ़ती है इस प्रकार, और वो जाती है दिल्ली तक। शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है पालनपुर। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स के रूप में दिल्ली तक एक विस्तृत पर्वतमाला है। इसी पर्वतमाला को हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। और ये कहाँ है? तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, इसके आगे फिर हरियाणा भी आता है। हरियाणा में इसे ढोसी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कौन सी? ढोसी की पहाड़ी। याद रखिएगा। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि एमपी में तो है नहीं, तो एमपी में तो नहीं है, एमपी में नहीं है, तो ऑप्शन बचा फिर एक ही है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। ठीक है। हाँ, ये टोटल लंबाई है 692। बाकी आपको पता ही है राजस्थान के अंदर तो इसका कितना हिस्सा है। कुल अरावली का 79.58% भाग जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। अगला अगला है जयसिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी? अब यहां पर बात यह है कि जयसिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई जो अंतिम लड़ाई है वो कौन सी थी? देखिए, जयसिंह द्वितीय है, आप समझ गए होंगे यहां पर कौन से जयसिंह की बात हो रही है। जयसिंह द्वितीय यानी कि बात हो रही है सवाई जयसिंह के समय की। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह आप सब जानते हैं, ये वही हैं जिन्होंने जयपुर बसाया था। जयपुर की स्थापना की थी 1727 के अंदर। पूछा जा रहा है कि इनके द्वारा इनमें से लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है? पालखेड़ का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, गगवाना का युद्ध है, या फिर राजमहल का युद्ध है? अब यहां पर आप देखेंगे क्रम से तो बात सवाई जयसिंह की ही हो रही है।
मतलब सवाई जयसिंह ही जयसिंह सेकंड है, क्योंकि जयसिंह फर्स्ट तो कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह। तो इनके द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध या अंतिम लड़ाई जो है वो 1741 के अंदर लड़ा गया था। कौन सा? वो है गगवाना का युद्ध, याद रखिएगा। गगवाना नागौर के पास में है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। अब पूछने का तरीका जो है वो इस प्रकार से था। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे पूछ रहा है, खुसरो के विद्रोह का दमन करने हेतु लाहौर जाने पर जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा का भार किसे सौंपा था? आप सब जानते ही हैं कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा का भार किसे सौंप दिया था? राय सिंह को सौंपा था, मान सिंह को सौंपा था, जसवंत सिंह को सौंपा था, या फिर अमर सिंह को सौंपा था? देखिए, जब भी हम राजपूताने की बात करते हैं तो दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो आते हैं आपके आमेर के मान सिंह, और एक आते हैं बीकानेर के राय सिंह। मान सिंह जो है, याद रखिएगा, अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र। पूछा जाए अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था राजपूताने में, तो आप कहेंगे मान सिंह। उसी प्रकार जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था? जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र, तो याद रखिएगा वो थे आपके राय सिंह। जबकि जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र था मान सिंह। जैसे अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था मान सिंह, अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था? राय सिंह। तो जब खुसरो का विद्रोह हुआ तो जहांगीर ने अपनी राजधानी की सुरक्षा का जो भार है वो सौंपा था राय सिंह को। राय सिंह जो है वो बीकानेर के शासक हैं, याद रखिएगा। कौन है? बीकानेर के शासक। बिल्कुल सही है। इस मान सिंह को तो भेजा गया था प्रताप के खिलाफ, और राय सिंह को भेजा गया था चंद्रसेन के खिलाफ। अगला, प्रमुख राजधानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक कौन थे? प्रमुख राजस्थानी एक पत्रिका है जिसका नाम है मरुवाणी। उस मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। कवि चंद्र सिंह है, किशोर कल्पनाकांत है, सत्य प्रकाश जोशी है, या डॉक्टर मनोहर शर्मा है? कई बार तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कोई पत्रिका का नाम देकर संस्थापक का नाम पूछा जाता है। कई बार इस प्रकार से पत्रिका देकर आपको संस्था का नाम पूछा जाता है। जैसे आप में से कौन बताएगा कि जागती ज्योत नामक जो पत्रिका है, जागती ज्योत, ये पत्रिका कौन सी संस्था से है? इसके तो जो है वो है आपके कवि चंद्र सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर तो है ए। जागती ज्योत जो है ये पत्रिका जो है वो कौन सी संस्था से निकाली गई है, बताइए। कौन सी संस्था से है? जागती ज्योत। तो आप कहेंगे सर जागती ज्योत नामक जो पत्रिका है वो निकाली गई है आपके राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है वो है बीकानेर वाली से। बिल्कुल सही है। कौन सी संस्था है? बीकानेर वाली है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा। बिल्कुल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत कहरवा ताल में बंद नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा लोकगीत है
जो कहरवा ताल में बद्ध नहीं है? बताइए। सागर पानी भरबा जाऊं सा, दल बादली रो पानी सैया कुण तो भरे, झल्लारे में तो राज रो डेरा निरखने आई, और खेलन दियो घनघोर भंवर माने। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसके अंदर कहरवा ताल में बद्ध नहीं है? तो वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। खेलन दियो घनघोर भंवर माने। कौन सा है? घनघोर। और घनघोर के अवसर पर आप सब जानते हैं मुख्यते जो आयोजन है वो किस नृत्य का होता है? तो याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन नंबर जो है वो यहां पर क्या है? याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला, राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? यानी राजस्थान जो है वो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? कृषि जलवायु क्षेत्र। देखो, मुख्य रूप से तो आप बात करते हैं तो हम सब पढ़ते ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव, ये पांच। फिर इनमें से हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो है इसमें तीन भाग हैं, फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है और फर्स्ट सी है। फिर इसी के अंदर भी दो भाग है, सेकंड ए है और सेकंड बी है। फिर इसके अंदर भी दो भाग है, थर्ड ए है, थर्ड बी है। फिर इसके अंदर भी दो भाग है, फोर्थ ए है और फोर्थ बी है। इसके अंदर केवल ये फाइव ही है। और फिर हम इसको यदि मैप के अकॉर्डिंग भी दर्शाएं तो भी आप पढ़ते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर यदि हम कृषि जलवायु खंड की बात करें तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि यहाँ पर तो है आपके सामने फर्स्ट सी, यहाँ पर है आपके फर्स्ट बी, यहाँ पर है आपके फर्स्ट ए, यहाँ पर है आपके सेकंड ए, यहाँ पर है आपके सेकंड बी, यहाँ पर है आपके फोर्थ बी, यहाँ पर है फोर्थ ए, यहाँ पर है आपके फाइव, यहाँ पर है थर्ड, यहाँ पर है आपके थर्ड बी। तो इस प्रकार से बिल्कुल सबसे बड़ा जो है वो फर्स्ट सी है, सबसे छोटा जो है वो फोर्थ बी है। इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, बस यही तो है। तो आपके सामने है कि राजस्थान में कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। सबसे बड़ा फर्स्ट सी है और सबसे छोटा जो है वो फोर्थ बी है। अगला है कि मानसून के मौसम। मानसून का मौसम है आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 40 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। कौन से जिलों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। बताओ। चालीस सेमी समवर्षा रेखा, देखो ये राजस्थान है, देखो 0 से लेकर 20 सेमी तक तो है आपके इधर, 0 से 20 सेमी, फिर है आपके 20 से 40 सेमी। तो ये पूरा भाग जो है वो तो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर मरुस्थली। उसके बाद में फिर आ जाती है अरावली। अरावली के अंदर तो ज्यादा है, 40 से ज्यादा इधर। अब जैसे यहां पर यदि हम बात करें, जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है? सीकर और झुंझुनू। दूसरा है धौलपुर और टोंक। अब धौलपुर तो यहाँ है,
ये तो ऑप्शन होगा भी नहीं। डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पर है, 40 से अधिक ही है इनमें से। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर ये रहे, ये गंगानगर और ये आपके हनुमानगढ़। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 40 सेमी समवर्षा रेखा, वो आपके इस अरावली के सारे हैं, और आप सब जानते हैं कि सिक्कर और झुंझुनू यहीं पर है, ये भी हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है जी, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सही नहीं दे रखा है, बताइए कौन सा है जो यहां पर सही नहीं है, गलत दे रखा है, बताइए। अब देखिए, कोटा बैराज जो है वो कोटा के अंदर है, जवाहर सागर जो है वो झालावाड़ दे रखा है, राणा प्रताप सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ दे रखा है, और माही बजाज सागर जो है वो बांसवाड़ा दे रखा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो जवाहर सागर बांध है ना, ये बोरावास कोटा में ही है। ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर। और याद रखिएगा चंबल नदी का पिकअप बांध भी यदि आपसे पूछा जाए तो ये जवाहर सागर बांध ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चंबल नदी पर बना हुआ पिकअप बांध कौन सा है? तो आप याद रखेंगे जवाहर सागर जो बांध है वो आपके इसी चंबल नदी का क्या है? पिकअप बांध है, याद रखिएगा। बी जो है वो इनकरेक्ट है। अगला, मारवाड़ के किस शासक ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था? देखिए यहां पर जिस युद्ध की बात हो रही है वो है धर्मत का युद्ध। धर्मत स्थान जो है वो आता है आपके एमपी में। ये युद्ध लड़ा गया है 1658 के अंदर। ये युद्ध लड़ा गया है दारा शिकोह वर्सेस इसी का भाई जिसका नाम है औरंगजेब। और इसी युद्ध के अंदर दारा का साथ जिस मारवाड़ के शासक ने दिया था, मारवाड़ के शासक का नाम जो है वो है आपके जसवंत सिंह। जसवंत सिंह फर्स्ट। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि जसवंत सिंह फर्स्ट जब इस युद्ध से पराजित होकर लौटे तब इनकी जो रानी है जिनका नाम है जसवंत दे, उस जसवंत दे ने मेहरानगढ़ किले के जो दरवाजे हैं वो बंद करवा दिए थे और इनको चांदी के पात्रों के बजाय लकड़ी के पात्रों में भोजन करवाया था। आखिर में आप पढ़ते भी हैं कि जब जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु होती है तब इनकी मृत्यु पर औरंगजेब एक कथन कहते हैं कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। कुफर मतलब मेरा सबसे बड़ा जो धर्म विरोधी था वो दीवार गिर चुकी है, वो दरवाजा टूट चुका है। ये थे आपके मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट। तो दारा शिकोह का साथ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट ने दिया था। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिग्नाइट जो कि भूरा कोयला है के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? बताइए। देखिए वैसे भी है कि हमारे राजस्थान के अंदर RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स जो लिमिटेड है, इसके जो 4 ग्रुप हैं उन 4 ग्रुपों में आप अक्सर सुनते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो लिग्नाइट के लिए खास है। तो यहां पर ऑप्शन बाड़मेर सांचौर है, जोधपुर खेराड़िया है, कोटा बूंदी है और जयपुर निम्बोड़ा है। तो अब लिग्नाइट भूरा कोयला दे रखा है तो आप कहेंगे सर वो है आपके बाड़मेर और सांचौर। ऑप्शन नंबर क्या है?
याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लिग्नाइट, भूरा कोयला। बिल्कुल, लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान भी आप देखेंगे ना, लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान वो है आपके पलाना। वैसे पलाना जो है वो कहाँ पर है आपके, तो बीकानेर में है, याद रखिएगा। बाकी बाड़मेर के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, कपूरडी, जालिपा, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, बाड़मेर के ही है ये। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। बात है बर्ड किसान आंदोलन की। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही हैं उनका चयन करना है। बताइए कौन से इनमें से सही हैं उनका चयन करना। यहां पर बात हो रही है बर्ड किसान आंदोलन की। देखिए, इसी बर्ड किसान आंदोलन का दूसरा नाम आप पढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन, क्योंकि बर्ड का मतलब है ऊपर माल से सटा हुआ भाग बर्ड कहलाता है, जो कि बूंदी में है। सबसे पहले तो यह आंदोलन जो है वो 1922 ईस्वी में बूंदी में प्रारंभ हुआ था। आप कहेंगे सर ये बात तो सही है, बर्ड किसान आंदोलन जिसे हम बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया था। बात तो ये भी सही है। तो कथन जो है वो दोनों ही सही हैं आपके यहाँ। ठीक है, दोनों जो कथन है वो सही दे रखे हैं। अगला, राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सव हैं उनको ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। लीजिए बताइए, आज के क्वेश्चनों का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताइएगा, आज के क्वेश्चनों का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले ये जो प्रमुख रूप से आपके सामने उत्सव हैं, इन उत्सव की विशेष बात बताइएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये आयोजित कहाँ कहाँ होते हैं वो देखते हैं। देखो, एक तो है आपके सामने मरु उत्सव। तो मरु उत्सव जो है वो तो आपके कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर के अंदर। ये लो, मरु उत्सव तो हो गया है जैसलमेर। ठीक है, फिर है मत्स्य जो उत्सव है ये हो गया है आपके अलवर के अंदर। ठीक है, एक है आपके मारवाड़ उत्सव, और ये जो मारवाड़ उत्सव है ये हो गया है आपके जोधपुर, जिसे आप कहते हैं मांड उत्सव भी, याद रखिएगा। एक है आपके मेवाड़ उत्सव, और ये जो मेवाड़ उत्सव है ये आपके मनाते हैं उदयपुर के अंदर। अब इनको सही क्रम के अकॉर्डिंग बताना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है, इस प्रकार से, और कोई बात है नहीं यहाँ। देखिए, मरु उत्सव की यदि हम बात करेंगे तो मरु उत्सव जो है वो तो मनाते हैं आपके फरवरी माह के अंदर।
क्योंकि देखिए जनवरी माह के अंदर मनाया जाता है आपके कौन सा उत्सव, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का सबसे पहला जो उत्सव है वो तो बीकानेर के अंदर मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊंट उत्सव। याद रखिएगा, वो तो कौन सा है आपके ऊंट उत्सव। ठीक है। इधर मारवाड़ उत्सव या इसका दूसरा नाम है मांड उत्सव, ये मनाते हैं आपके हम कौन से माह में, तो हम कहेंगे सर अक्टूबर माह में। ये तो है आपके कौन से महीने में, अक्टूबर महीने में। जबकि मेवाड़ उत्सव जो है वो हम मनाते हैं कौन से माह के अंदर, तो आप कहेंगे सर ये मनाते हैं अप्रैल माह में। कौन से के अंदर है ये है आपके अप्रैल माह के अंदर। और मत्स्य उत्सव जो है ये मनाते हैं नवंबर में। तो अब आप जमा दीजिए क्रम से। भाई सबसे पहले आएगा मरु उत्सव 1 नंबर, फिर आ जाएगा आपके सामने मेवाड़ वाला यानी कि 4 नंबर, फिर आपके सामने आ जाएगा कौन सा अक्टूबर मारवाड़ वाला 2, और उसके बाद में फिर आ जाएगा 3। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और आजकल आपको पता भी है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिला एवं जिलों का युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ जिला दे रखा है और एक तरफ उसी जिले के अंदर कौन सी झील है ये दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिए बीकानेर और सामने दे रखा है अनूप सागर झील और गजनेर झील। अलवर सामने है टोरडी सागर झील और बुज झील। जयपुर सामने है गलता झील और रामगढ़ झील। उदयपुर में है फतेह सागर और जयसमंद। तो देखिए वैसे तो हम देखेंगे तो इसका देखिए बीकानेर में अनूप सागर और गजनेर झील ठीक है। अलवर के अंदर आप देखेंगे यहां पर दे रखा है टोरडी सागर और बुज झील। वैसे भी पता है बुज झील कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है ये, तो यहां पर ये बी जो है वो गलत है। यहाँ जयपुर के अंदर गलता जी और रामगढ़ झील ठीक है। उदयपुर फतेह सागर और जयसमंद झील है। आप कहेंगे सर वर्तमान के संदर्भ में तो यदि हम बात करते हैं तो जयसमंद झील जो है वो कहाँ पर है, सलूम्बर के अंदर है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये जो है ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे बी जो है वो क्या है, बी जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की है। फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है जो राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बताइए। फेटिया शैली की है, अकोला है, सांगानेर है, कोटा है या बाड़मेर है। तो यहां पर ये जिस शैली की बात हो रही है वो है आपके अकोला, और अकोला कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ की काफी सारे प्रिंट आप पढ़ते होंगे, कौन कौन सी, आजम प्रिंट है, यहीं पर आपके जाजम प्रिंट है, और यहीं की एक और प्रिंट है जिसका नाम आप पढ़ते हैं दाबू प्रिंट, वो भी यहीं की है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। अगला है राजस्थान की सांजी लोक कला में प्रतीकात्मक चित्र 10 दिन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। देखते हैं आप में से इसका आंसर कौन बताते हैं, बताइए।
बात यहां पर हो रही है सांझी की। सांझी मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष में। कब मनाते हैं? श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कितने दिन मनाते हैं? 16 दिन तक। 16 दिनों का पर्व है ये। तो इसमें क्या है कि अलग अलग दिन में अलग अलग प्रतीक के रूप में बताए जाते हैं। जैसे दूसरे दिन का प्रतीक एक पंख हो गया, पांचवें दिन का प्रतीक एक चौपड़ हो गया, पहले दिन का सूर्य चंद्रमा और तारे हो गए। यहां पर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। श्राद्ध पक्ष जो है वो याद रखेंगे कितने दिन मनाए जाते हैं? 16 दिनों का पर्व है। सांझी का मतलब ये होता है कि जो घर में जो कुंवारी कन्याएं होती है, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो गोबर जो है उससे अलग अलग आकृति और अलग अलग चित्र बनाते हैं, और फिर घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो याद रखिएगा उसकी आकर प्रशंसा करती है। तो सांझी, और वैसे भी आपसे पूछा भी जाता है कि सांझी जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली से संबंधित है। तो सांझी जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा नाथ द्वारा। आप पढ़ते भी हैं केले के पत्तों पर सांझी। लीजिए अगला। अगला है आपके सामने कि 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि में महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी कि मेवाड़ रियासत और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इनके मध्य ये जो संधि हुई है, आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ नीति की संधियां, ये हुई थी आपके 13 जनवरी 1818 को। उस समय मेवाड़ के शासक तो कौन थे? तो यहां पर बताया गया है कि भीम सिंह सिसोदिया थे। भीम सिंह सिसोदिया। इनकी तरफ से जाने वाले कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन गए थे। तो याद रखिएगा वो गए थे ठाकुर अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, ठाकुर अजीत सिंह। अगला। अगला है कि राजस्थान की भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? अब ये तो आपको बताना ही है कि राजस्थान के अंदर भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे भारत की मेरिनो कहते हैं या राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो भी एक विश्व प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में, तो याद रखिएगा भारत की जो मेरिनो है उसे आप कहते हैं वो है चोकला। कौन सी नस्ल है? याद रखिएगा चोकला। चोकला जो कि आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला। अगला है आपके सामने कि किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग जो है वो राजप्रसाद यानी महल के रूप में है, सबसे नीचे भाग जो है वो जलाशय के रूप में है, और समतल भाग को खेती करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को देखना है आपको। नागौर का है, जैसलमेर का है, गागरोन का है या कुंभलगढ़ का है। तो सबसे ऊंचा भाग जो है वो आप पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग जो है वो एक महल के रूप में हम पढ़ते हैं जिसे आपने नाम दिया है कटारगढ़। और कटारगढ़ जो है ये याद रखिएगा कुंभा का निवास स्थल रहा है। कुंभा का क्या रहा है? निवास स्थल। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, याद रखिएगा। मेवाड़ की
तीसरी आंख किसे कहते हैं, याद रखिएगा कटारगढ़। तो कुंभलगढ़ का जो ऊपरी भाग है उसे किस नाम से जानते हैं, कटारगढ़। अच्छा, बिल्कुल सही है। इसी कुंभलगढ़ किले के बारे में जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है अबुल फजल, इन्होंने ही कहा है कि ये किला जो है वो इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको यदि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ का जो किला है यह आपके राजस्थान के जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, राजसमंद। लेकिन आजकल क्वेश्चन ये आते हैं कि कुंभलगढ़ का किला कौन से पर्वत पर है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो किला है यह आपके गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है, याद रखेंगे। एक एग्जाम में यह भी आया था कि कुंभलगढ़ का प्रारंभिक निर्माता कौन था, तो याद रखिएगा वो थे आपके संप्रति मौर्य। कौन थे, संप्रति मौर्य। एक ये भी याद रखेंगे कि कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन है, तो याद रखिएगा मंडन। और ये अरावली पर बना हुआ है तो इसे आप क्या कहते हैं, कुंभल मेरू भी कहते हैं। कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था कुंभल मेरू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन के अंदर हमने टोटली कितने क्वेश्चन किए हैं, तो रोज प्रतिदिन इस सेशन के अंदर आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन ये जो सुबह हमारा सेशन हमने शुरू किया है, इस सेशन के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित हम 25 क्वेश्चन लेते हैं। 25 क्वेश्चन के अंदर आपकी जियोग्राफी, आपकी हिस्ट्री और आर्ट व कल्चर से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, ताकि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरपीसी ने करवाए हो, चाहे आपके आरएसएसबी बोर्ड ने करवाए हो, सभी प्रकार के बोर्डों द्वारा जो आयोजित एग्जाम हुए हैं उनमें जो जीके पूछने का तरीका चेंज किया है, उन तरीकों के ही क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन की जा सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सेशन शुरू होता है और इस सेशन के अंदर 25 क्वेश्चनों को हम करते हैं शामिल। ठीक है जी, तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं की। और उसके अलावा ये है आपके सामने राजस्थान जीके से संबंधित, देखो ये तो है आपके ऑब्जेक्ट आपके बुक, और ये है आपके राजस्थान जीके की वन लाइनर बुक। उसके अलावा आपके सामने ये क्लास नोट्स भी हैं, कला संस्कृति इतिहास जियोग्राफी का जो है वो काम चल रहा है, आर्थिक सर्वे अभी आया था तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयार की जा रही है। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।